हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गराज एजुकेशन। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं कंप्यूटर लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में, जहां पर वीडियो का पार्ट नंबर 21 देखने को मिलता है। आप लोग सारे पार्ट्स रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत सारा कॉन्सेप्ट का क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील कीजिएगा, भरोसा रखिए। बाकी फर्स्ट टाइम चलो विजिट करते हैं जरूर जुड़ें। बाकी टेलीग्राम पे चैनल का नेम सर्च करके जुड़ जाएं जरूर। क्यूज और पीडीएफ आपको वहीं पे मिल जाता है। एक दो दिन से देखिए मैं वीडियो इसीलिए नहीं डाल पा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है लाइट का। मैं क्या बताऊँ, मैं कभी कभी मजबूर हो जाता हूँ। ऐसे तो सिचुएशन के सामने जो है से इंसान को दम नहीं तोड़ना चाहिए, बस कभी कभी मजबूर हो जाता हूँ। ओके, चलिए देखता हूँ। बहुत हद तक मैं कोशिश करूँगा कि इस समस्या से जल्द से निजात पाया जाए। थोड़ा सा ढलने में समय लग रहा है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो उस जो सिचुएशन है उसमें ढलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट वीडियो आएगा। तो चलिए इसको एंजॉय कीजिए, बाकी एक थम्स अप वीडियो को जरूर दें। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको माइक्रो मल्टी प्रोसेसिंग के बारे में है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग मॉडल्स आर देयर। बोला जा रहा है कितने तरह का मल्टी प्रोसेसिंग होता है। तो क्या होता है मल्टी प्रोसेसिंग, कितने तरह का होता है, 4, 5, 3 या 2। तो मल्टी प्रोसेसिंग मॉडल जो होता है वह जनरली 2 तरह का होता है। देख लीजिए, यहाँ से देख सकते हैं। एक होता है आपका शेयर्ड मेमोरी मल्टी प्रोसेसिंग। क्या होता है, शेयर्ड मेमोरी मल्टी प्रोसेसर होता है, और एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी मल्टी प्रोसेसर। तो यही मेनली 2 रूप से देखने को मिलेगा आपको जो ऐसे मल्टी प्रोसेसर मॉडल्स होता है। ओके, चलिए बाकी मल्टी प्रोसेसर से माइक्रो प्रोसेसर वगैरह भी थोड़ा याद रखिएगा। 4th जनरेशन में हम लोग माइक्रो प्रोसेसर वगैरह का यूज करना शुरू कर दिए थे। फर्स्ट ईयर था ना, वैक्यूम ट्यूब लाए थे। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर लाए थे। थर्ड जनरेशन में हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट लाए थे, और फोर्थ जनरेशन में हम लोग माइक्रो प्रोसेसर लाए थे। जिसमें मैं बार बार चर्चा कर चुका हूँ कि माइक्रो प्रोसेसर को ही देखिएगा तो VLSI वगैरह बोलते हैं हम लोग। ओके, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन 4th जनरेशन में। और जो 5th जनरेशन जब आया था उसमें हम लोग बात किए थे ULSI का, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वही बहुत ही एडवांस वर्जन होता है आपको माइक्रो प्रोसेसर का ही। ओके, तो इसको याद रखिएगा। माइक्रो प्रोसेसर पहला कौन था, इंटेल 4004। ये फर्स्ट जो था से आपको देखने को मिलेगा माइक्रो प्रोसेसर था। 1971 में इसको डेवलप किया गया था। ओके, इसको याद रख सकते हैं। आंसर आपका 2 हो गया ना। प्रोसेसिंग क्या होता है, प्रोसेसिंग देखिए एक प्रोसेस होता है। छोटे छोटे चीज़ पूछ सकते हैं कि प्रोसेसिंग क्या होता है। जैसे आप कंप्यूटर को कुछ इनपुट डिवाइसेस का यूज करके कंप्यूटर को आपने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया, तो कंप्यूटर उस पर प्रोग्राम पर जो अगर दीजिए आप उसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिए, तो उस पर जो काम करना शुरू कर देता है उसी को आप लोग प्रोसेसिंग बोलते हैं। और मेन रूप से इसमें इंक्लूड कौन होता है, इन्वॉल्व कौन होता है प्रोसेसिंग में, CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, जिसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको देख लीजिएगा अच्छे से सारा। और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का टाइम पीरियड याद रख लीजिएगा, 1940 से लेकर 56 तक रहा था ना। चलिए, यानी कि सेकेंड जो वर्ल्ड वार चल रहा था उस टाइम का है। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेज राइट थ्रू कैश। याद रखिएगा, इसको कैश पढ़ते हैं ना, बताता हूँ बहुत सारी चीज़ बताऊंगा। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कैश के द्वारा लिखा जाता है। XCVIX लिखा हुआ है, सेविक्स डॉस है, अल्ट्रिक्स है, या फिर यूनिक्स है। तो देखिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम कैश के द्वारा लिखा जाता है वो होता है डॉस। इसका फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। तो आप लोग याद रख लीजिएगा, इसको डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इसको डेवलप करने का श्रेय माइक्रोसॉफ्ट को जाता है, जिसको आप लोग स्थापना 1975 में किए थे। ओके, चलिए इसका बहुत सारा अब तक ऑपरेटिंग सिस्टम आ चुका है, जिसमें लेटेस्ट आपको देखने को मिलेगा विंडो 11 2021 में लॉन्च हुआ है। ओके, याद रख सकते हैं डॉस का, तो इसको याद रखिएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम कैश का यूज करता है। देखिए कैश जो होता है एक तरह से हिडन मेमोरी होता है, और ये रैम का पार्ट होता है। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है ना, यह रैम जो का पार्ट होता है हिडन मेमोरी होता है। कहा जाता है कि जब अपना जो CPU होता है उसको कोई भी डेटा वगैरह चाहिए होता है, तो कैश मेमोरी से बहुत फास्ट ऐसे डेटा को लेता है अपना प्रोसेसिंग के लिए। ओके, तो इसको याद रख सकते हैं कैश मेमोरी। ओके, चलिए आंसर हो गया डॉस। डॉस याद रखिएगा ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल में सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। अब तो रट गया होगा आपको, इतना बार बता चुका हूं। और एक चीज़ याद रखिएगा, जो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी फाइल का नेम होता है, ध्यान दीजिएगा, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी फाइल का नेम होता है, उसका मैक्सिमम लेंथ 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता है ना, याद रख लीजिएगा 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता है डॉस, इसको याद रखिएगा। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट इसको डेवलप किया है, इसको कैश के द्वारा लिखा जाता है, याद रखिएगा कैश। यहाँ से देख लीजिएगा, यही MS डॉस है। MS का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट। डॉस यूजेज राइट थ्रू कैश, राइट थ्रू कैश का यूज करता है। और विंडोज यूज करता है आजकल, देखिएगा राइट बैक फॉर हार्ड ड्राइव्स ना, तो राइट बैक का यूज करता है विंडोज, और जो डॉस होता है वो यूज करता है आपका राइट थ्रू कैश। ओके, इसको याद रखिएगा। ये तरह डॉस का आपका सिंबल देखने को मिल रहा है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज द फुल फॉर्म। द प्राइमरी जॉब ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू। अब बोला जा रहा है किसी ऑपरेटिंग सिस्टम आपका ना मेंशन है सिलेबस में। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्राइमरी जॉब होता है वह क्या होता है। देखिए बहुत लोग लोग पूछते हैं कि सर क्या ये सब क्वेश्चन आता है या आएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे 2 चीज़ आपसे बताना चाहूँगा। तो जितना ही मैं चीज़ प्रोवाइड करा रहा हूँ ना,
सिलेबस से बाहर मैं प्रोवाइड नहीं करा रहा हूँ। ओके, सिलेबस से मैं बाहर प्रोवाइड नहीं करा रहा हूँ कोई भी चीज़, सिलेबस देखता हूँ और उसके बाद ही प्रोवाइड कराता हूँ। दूसरी बात ये होता है कि आपको फर्स्ट सिलेबस, दूसरा मैं ना पास्ट ईयर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है, पास्ट ईयर क्वेश्चन होता है, वो जो होता है समय आपको देख कर ही क्वेश्चन प्रोवाइड कराता हूँ। कोई भी मैं आलतू फालतू चीज़ में नहीं प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप लोग नोटिस कीजिए थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सर्च वगैरह आप लोग भी कर लिया कीजिए। सब पर लोगों पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, आप लोग भी थोड़ा सर्च कर लीजिए। एकदम हर एक चीज़ आपको सिलेबस वाइज है। ओके, और थोड़ा बहुत मैं वो भी चीज़ बता देता हूँ ताकि आपका नॉलेज इनहेंस हो। ओके, क्योंकि एग्जाम में देखिए पता नहीं होता, कुछ अगर एग्जामिनर का मूड खराब हुआ तो कुछ छोटी छोटी चीज़ भी दे देगा, कुछ बहुत हार्ड भी चीज़ दे देगा। तो उस हर एक सिचुएशन के लिए आपको एग्जाम में तैयार रहना होता है ना। चलिए, तो उस तरह से पढ़ाई कीजिए ताकि कोई भी सिचुएशन आ जाए। जब एक सैनिक को प्रशिक्षण दिया जाता है ना, तो उसको हर एक तरह से जो है प्रशिक्षण दिया जाता है, क्या कि सिचुएशन अगर टफ से टफ आए तो भी उसको वह ले जाए, उसे निकल जाए। ओके, तो अपना तैयारी भी आप एक सैनिक की तरह ही कीजिए। द प्राइमरी जॉब ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू, बोला जा रहा है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका प्राइमरी जॉब आखिर है क्या? यूजर फ्रेंडली होना, यानी कि आप लोग आराम से उसको यूज कर सकें। प्रोवाइड यूटिलिटी, बहुत सारी यूटिलिटी वगैरह सिस्टम वगैरह प्रोवाइड कराए आपको सहायता। रिसोर्स को मैनेज करना या फिर कमांड को रिसोर्स को कमांड करना। तो देखिए, जो प्राइमरी पर्पस होता है ना ऑपरेटिंग सिस्टम का, वह रिसोर्स को मैनेज करना होता है। क्या होता है? रिसोर्स को मैनेज करना होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का प्लेटफॉर्म है। किसी प्रोग्राम को रन कराने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, ओके, क्या क्या फंक्शन हो रहा है, हर एक चीज़ को मैनेज करने का काम जो होता है ना, वह सारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। कितना बार बता चुका हूँ, जैसे कि रेलवे ट्रैक है, अगर रेलवे ट्रैक अगर नहीं रहेगा, ठीक है, एक रेलवे ट्रैक अगर नहीं रहेगा तो ट्रेन कहाँ पे दौड़ेगी, तो एक तरह का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है किसी प्रोग्राम को रन करने के लिए। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है, एप्लीकेशन नहीं होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है। कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के चलेगा ही नहीं। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम हर एक चीज़ को मैनेज करता है। ओके, जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम को चलने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए होता है। ये सब कुछ डिफरेंस था जो कि मैं 1000 बार डिस्कस कर चुका हूँ, अब तो रट गया होगा। तो मैनेज रिसोर्स हो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य। बाकी थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा सा मोर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो देख लीजिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? प्रोसेस मैनेजमेंट करता है, मेमोरी मैनेजमेंट करता है, ओके, डिस्क मैनेजमेंट होता है, उसमें आपका नेटवर्किंग कर सकता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है, डिवाइस को ड्राइवर्स होता है, मतलब चलाने वाला डिवाइस को, और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। दो तरह का इंटरफेस होता है, एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, एक कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है ना, जिसको याद रख लीजिएगा। ओके, चलिए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, फुल फॉर्म याद रखिएगा, कभी कभी पूछ सकते हैं। तो यही मेनली फंक्शन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम तो बहुत सारा बताया था आपको, लाइनिक्स वगैरह, यूनिक्स वगैरह बताया था। ओके, जो विंडोज़ देखते हैं वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका एंड्रॉयड हो गया, ओके, उबंटू वगैरह, सारा बहुत सारा ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल वगैरह है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जितना बताया हूँ सारा देख लीजिएगा अच्छे से। ओके, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम कभी कभी छांटने के लिए भी आ जाते हैं कि इनमें से बताइए कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ओके, हर एक तरह से पढ़िए भाई। और गर्मी थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया ना, थोड़ा सा ख्याल रखिए, पानी वगैरह ज़्यादा पीजिए। मैं भी परेशान रहता हूँ, जिसके चलते वीडियो नहीं डाल पाया। देखिए, ये कहा जाता है अनपंक्चुअल नहीं हो, बट कभी कभी सिचुएशन के आगे ना दम तोड़ना पड़ जाता है, क्या करूँ, पर देखते हैं क्या होता है। विच डिस्क इज यूज टू कोल्ड बूट अ पीसी? कौन सा जो डिस्क होता है वो जो है पीसी को कोल्ड बूट करने के लिए यूज होता है। पीसी मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर ना, याद रखिएगा, पीसी। ओके, फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर कौन को बोलते हैं आप? फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं आप लोग एलन ट्यूरिंग को। ओके, और फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस किसे बोलते हैं? रॉबर्ट एडवर्ड्स को ना, या एडवर्ड रॉबर्ट्स कुछ नाम था ना सर, एडवर्ड रॉबर्ट्स या रॉबर्ट एडवर्ड रॉबर्ट्स होगा ना, ऐसे कुछ करके देख लीजिएगा, कभी कभी आगे पीछे हो जाता है। तो पीसी कौन है? एलन ट्यूरिंग हो गए फादर, इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, पर्सनल कंप्यूटर का। अब चर्चा करते हैं, पहले तो बूटिंग आपको प्रोसेस बताते हैं कि होता क्या है। देखिए, बूटिंग पहले अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद कोल्ड बूटिंग अंडरस्टैंड करेंगे, फिर वार्म बूटिंग अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आएंगे। क्लियर है? क्योंकि पहले तो अंडरस्टैंड करना जरूरी है, क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। वार्म बूटिंग और कोल्ड बूटिंग पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका प्रोसेस है बूटिंग। क्या है? एक प्रोसेस है बूटिंग। बूटिंग में दो आता है, एक होता है वार्म बूटिंग और एक होता है कोल्ड बूटिंग। क्या होता है? वार्म बूटिंग और कोल्ड बूटिंग। ध्यान से देखिएगा, वार्म बूटिंग क्या होता है? जैसे कि मान लेते हैं कि आपका कंप्यूटर जो है से ऑन है। क्या है? आपका कंप्यूटर ऑन है, ठीक है, आपका कंप्यूटर ऑन है, तो ऑन कंप्यूटर को पुनः आप ऑफ किए, क्या किए? पुनः ऑफ किए और पुनः ऑन कर दिए। तो इस जो प्रोसेस था वहाँ पे वार्म बूटिंग आता है। लेकिन अगर पहले से कोई ऑफ कंप्यूटर है, क्या है, पहले से जब ऑफ कंप्यूटर है तो उसको जस्ट आप ऑन कर रहे हैं, तो उसको आप लोग कोल्ड बूटिंग बोलते हैं। समझ में आ गया? तो यही दोनों में अंतर होता है। तो वार्म बूटिंग और कोल्ड बूटिंग क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। पहले से ऑन कंप्यूटर को ऑफ करके ऑन करने का प्रोसेस को आप लोग बोलते हैं वार्म बूटिंग, और
कोल्ड बूटिंग होता है अगर कोई ऑफ कंप्यूटर है, जैसे कि मान लीजिए आपका लैपटॉप है अभी बंद है और उसका जस्ट खोलिए तो उसको आप लोग कोल्ड बूटिंग बोलिएगा, सिंपल टर्म है। और बूटिंग तो जस्ट एक सिंपल टर्म है, आप लोग यूज करते हैं। तो बूटिंग यह 2 तरह का होता है। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि अगर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा न तो बूटिंग प्रोसेस होगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन ऐसे भी आता है इस पे। तो बूटिंग आप समझ गए। अब यहाँ से बात किया जा रहा है कोल्ड बूट के बारे में। बात समझ गए? यानी कि एक ऑफ कंप्यूटर को आपको ऑन करना है। तो कौन सा डिस्क ऐसे यहाँ पे यूज होता है? प्रोग्राम डिस्क, डायग्नोस्टिक डिस्क, सिस्टम डिस्क या फिर सेटअप डिस्क। ओके, तो यहाँ से देखिए जो सिस्टम डिस्क होता है ना, यानी कि जो सिस्टम में जो डिस्क प्रेजेंट होता है वो सारे जो होता है यूज होता है आपको कोल्ड बूट करने के लिए, यानी कि सिस्टम वहाँ पे काम करता है। ओके, सिस्टम। और जैसे मैं चर्चा किया था आपको कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में काम करता है। ओके, तो इसको याद रखिएगा, यह सिस्टम डिस्क वगैरह काम करता है। देख लीजिएगा हार्ड डिस्क वगैरह में CD रोम वगैरह होता है, फ्लॉपी डिस्क होता है, दैट कंटेन्स अ पार्ट ऑफ ऑल द ऑपरेटिंग सिस्टम। आ गया ना, सारा ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है। ऑपरेटिंग सिस्टम समझिए कि मतलब क्या है, मतलब इसका मतलब क्या बोले, फेफड़ा बोल दें कंप्यूटर का। चलिए कंप्यूटर का फेफड़ा है यार, ठीक है, इसके बिना काम नहीं चलेगा, सांस नहीं ले पाएगा कंप्यूटर। ओके, तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो हार्ड डिस्क वगैरह, CD रोम वगैरह होता है, फ्लॉपी डिस्क वगैरह। ओके, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। तो यही सारा होता है आपका सिस्टम डिस्क का यूज किया जाता है कोल्ड बूटिंग के दौरान। फ्लॉपी डिस्क आया है, थोड़ा सा याद रख लीजिएगा आप इसको। कंप्यूटर जो इंडिया में था, फर्स्ट वायरस था, इसका नाम था सीब्रेन, याद होगा आपको। फर्स्ट कंप्यूटर वायरस किसको आइडेंटिफाई किया गया था? सीब्रेन। कब आइडेंटिफाई किया गया था? 1986 में। ओके, 96 में। इसका कैपेसिटी कितना होता है फ्लॉपी डिस्क का? 1.44। तो जब आया था यह सीब्रेन वायरस, मतलब फ्लॉपी डिस्क का कैपेसिटी होता है 1.44 MB। तो जब सीब्रेन आया था तो क्यों आ रहा है क्वेश्चन? क्योंकि सबसे पहले फ्लॉपी डिस्क को ही अफेक्ट किया था। आलवी ब्रदर्स के द्वारा पाकिस्तान में इसको डेवलप किया गया था। स्पेशल सॉफ्टवेयर टू क्रिएट जॉब क्यू इज नोन एज। जॉब क्यू क्या होता है बताऊंगा। तो जॉब क्यू के लिए जो डिजाइन किया गया एक स्पेशल टाइप का जो सॉफ्टवेयर होता है उसको क्या बोलते हैं? लिंकेज एडिटर, इंटरप्रेटर, स्पूलर या फिर ड्राइव। तो देखिए इसका जो आंसर करेक्ट होगा वह होगा आपका स्पूलर। तो स्पूलर एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि जॉब क्यू के लिए यूज होता है। अब जॉब क्यू क्या होता है? जैसे कि मान लेते हैं, समझिए क्यू मतलब क्या होता है। आप लोग क्यू, इसका उच्चारण क्यूए होता है, QUE क्यू होता है। तो क्यू मतलब होता है कतार। तो आप लोग को पता हो कतार कब लगता है? जब बहुत लोग होते हैं। क्या होता है? बहुत लोग होते हैं और उनको कोई एक ही चीज़ लेना होता है तो लोग कतार में लग जाते हैं। बात समझ आ रही है? तो वहाँ पे इसको कतार में लगना होता है। तो कंप्यूटर में क्यू क्या होता है कि अगर बहुत सारा प्रोग्राम अगर अलग अलग है उसको एग्जीक्यूट करना है, ओके, तो उसको जो है CPU बारी बारी से करता है, तो सारा जो कतार बन जाता है, क्या बन जाता है? कतार बन जाता है। तो उस मतलब एक के बाद इस पहले इसका काम होगा, ओके, फिर पीछे वाला का, फिर पीछे वाला का। तो इस तरह के जो प्रोग्राम्स होंगे, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ओके, तो वो जरा क्या होगा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को जो CPU एग्जीक्यूट करेगा तो उस जो लाइन जो लग जाता है ना उसको क्यू बोलते हैं। और इसी क्यू को एग्जीक्यूट करने के लिए आप लोग स्पूलर का यूज करते हैं। और जॉब क्यू कंटेन्स एन ऑर्डर लिस्ट ऑफ जॉब्स वेटिंग टू बी प्रोसेस्ड बाय अ सब सिस्टम। सिस्टम के द्वारा उसको प्रोसेस किया जाना होता है, जो कि कहीं ना कहीं CPU बैकग्राउंड में काम करता है, जो आपको बता रहा हूँ। ओके, तो यही सारा जॉब क्यू होता है। तो जॉब क्यू के लिए एक स्पूलर जो है सॉफ्टवेयर यूज होता है। तो ठीक है, तो स्पेशल सॉफ्टवेयर स्पूलर होता है। ओके, ये होता है जॉब क्यू वगैरह, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, विच इज द कोर ऑफ द एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम। जो कोर है यानी कि फंडामेंटल जो थिंग होता है किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? वर्चुअल मेमोरी, कर्नल, ILU या फिर DBMS। क्या होता है? DBMS क्या बोलते हैं? तो देखिए यहाँ से आपको हो जाएगा, इसको कर्नल बोला जाता है ना। जो कोर होता है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का उसको आप लोग कर्नल बोलते हैं। ओके, कुछ और क्वेश्चन याद आ रहा था, सेट ग्रुप ऑफ कर्नल का, थोड़ा सा माइंड पे नहीं चल रहा है। ओके, तो यहाँ से याद रखिएगा, इसको ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कोर होता है, ठीक है, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो होता है आपका कर्नल। और देख लीजिएगा यहाँ पे ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, जो कि CPU का पार्ट होता है, और जो कंप्यूटर के लिए किस तरह के डेटा को प्रोसेस करता है? मैथमेटिकल और लॉजिक ऑपरेशन को प्रोसेस करता है ना, ALU। DBS में क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक क्वेश्चन पूछूं, बताइए जरा, RDBMS क्या होता है? RDBMS क्या होता है? आप लोग बता दीजिएगा, अदरवाइज जब PDF डाउनलोड कीजिएगा तो यहीं पे आपको जस्ट देखने को मिल जाएगा इसका फुल फॉर्म, ठीक है। तो DBMS का फुल फॉर्म बता दीजिएगा कम से कम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है DBMS का। R से क्या होता है? कभी कभी ऐसे पूछ देते हैं। ओके, चलिए
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग तरह का होता है, आप लोग को देखने को मिलेगा। तो इनमें से कौन जो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? आरटी लाइन्यूक्स, पाम ओएस, क्यूएनएक्स या फिर वीएक्स वर्क्स। तो देखने को मिलेगा जो पाम ओएस है, क्या है, पाम ओएस है, वह रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ना। पाम ओएस जो होता है से रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये जो आप लोग पीडीए देखते हैं ना, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट वगैरह चर्चा करते हैं, पीडीए इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीडीए। तो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट वगैरह होता है, ये सारा जो है ना सबको कंप्यूटर डिवाइसेस में चले आएंगे। तो जो पीडीए होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, तो उसके लिए जो है ऑपरेटिंग सिस्टम इसको डेवलप किया गया, रियल टाइम नहीं है। तो पाम ओएस आपका आंसर हो जाएगा। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ टाइम जो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसके बाद जैसे पायरोक्स सिस्टम देख सकते हैं, ट्रांजैक्शंस प्रोसेस होता है। मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडोज़ वगैरह लाइनक्स वगैरह बताया था आपको, मल्टी प्रोग्रामिंग से याद रखिएगा, यूनिक्स वगैरह लाइनक्स वगैरह देखते हैं, वो सब मल्टी प्रोग्रामिंग जो होता है से आपको प्रोसेसिंग देखने को मिलता है ना, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है। उसका टाइम शेयरिंग होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि मल्टिक्स वगैरह है। फिर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लोकस वगैरह। फिर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, पीएसओएस और वीआरटीएक्स वगैरह होता है। तो ये सारे कुछ टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, थोड़ा सा आइडिया रख लीजिएगा। बाकी यहाँ से जो आप लोग पाम ओएस देख रहे थे, ओके, पाम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये पाम ओएस जो होता है अभी बताया कि पीडीए के लिए यूज होता है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। और पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता क्या है अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। जैसे एक तरह का देख लीजिए, यहाँ से पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है, इसमें बहुत सारा आप लोग को कैलकुलेशन वगैरह करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। और आपको जनरलाइज अगर अभी वर्तमान में थोड़ा सा बात करें तो एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि एप्पल का सीरी, नाम सुने हैं? एप्पल का सीरी देखे होंगे, इसका नाम अगर नहीं सुने होंगे। माइक्रोसॉफ्ट का कोर्टाना तो सुने हैं ना, जब आप लैपटॉप और खोलते होंगे, ओके, तो यहाँ पे जो सर्च बार होता होगा वहाँ पे तो कोर्टाना लिखा रहता है, उसको जैसे आप क्लिक कीजिएगा ना, वो आपको जो है से एक ऑडिएबल असिस्टेंट प्रोवाइड कराता है, यानी कि बोल के उसको आप मतलब जो है से उससे हेल्प मांग सकते हैं। ओके, तो आप भाषा मतलब बोल के मतलब अपना ऑडियो यूज करके उससे बोल सकते हैं, तो वह कोर्टाना होता है। और अभी भी समझ में नहीं आया होगा तो अमेजन का एलेक्सा तो याद होगा ना अमेजन का एलेक्सा, तो उससे एलेक्सा का आप लोग बोल रहे गाना सुनते हैं। मैं तो हमेशा ऐसे करता रहता हूँ, यूज करता हूँ एलेक्सा। इसका एप्लीकेशन भी होता है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, अमेजन एलेक्सा, कोई जरूरी नहीं खरीदने का, एप्लीकेशन भी है, उस पर भी चलता है। ओके, तो अमेजन एलेक्सा वगैरह ये सब जो एग्जाम्पल है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट का एग्जाम्पल है। ओके, समझ में आ चुका है ना? कोई डाउट आता है तो बताया कीजिए भाई, आप लोग बताते नहीं है, इसका मतलब सारा चीज़ समझ में आ रहा है। ओके, पाम ओएस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। पीडीएफ वगैरह समझिएगा, फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग वाज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ सी लैंग्वेज। बोला जा रहा है कि इनमें से कौन से ऐसे पर्सनालिटी थे, पर्सन का नाम होगा, जो कि सी लैंग्वेज के डेवलपमेंट से जो है से जुड़े हुए थे। ओके, तो देख लीजिएगा, सीमर पेपर नाम इनका, डेनिस एम रिटची है, डोनाल्ड क्नूथ है और फिर एन रैथ। तो क्या होगा, सी लैंग्वेज के विकास से कौन जुड़े हुए हैं? तो डेनिस एम जो रिटची देख रहे हैं पर्सन, वह जो है सी लैंग्वेज से रिलेटेड है। ओके, बहुत सारा अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप लोग देखे होंगे टाइम टू टाइम। ओके, यहाँ तो लिया हूँ नहीं हूँ, तो बहुत अलग अलग तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है अलग अलग टाइम का, तो देख लीजिएगा। थोड़ा सा मैं यहाँ बताना चाहूँगा। ओके, जो फर्स्ट लैंग्वेज था, क्या था, फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, ओके, वो फोर्ट्रन था। क्या था? फोर्ट्रन। ओके, ये फुल फॉर्म होता है इसका फॉर्मूला ट्रांसलेशन ना, फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है इसका फुल फॉर्म। तो फर्स्ट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था यही था, याद रख लीजिएगा। और जो फोर्ट्रन लैंग्वेज था वह साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज हुआ था, याद रखिएगा, साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज हुआ था। चलिए कुछ और बताते हैं, जैसे कि जावा वगैरह देखते हैं आप लोग। मैं बताया था कि जो मल्टीमीडिया वेब पेज होता है और वेब बेस्ड एप्लीकेशन वगैरह बनाने के लिए आप लोग जावा का यूज करते हैं। ओके, जो कोबोल लैंग्वेज होता है, कोबोल, उसका आप लोग कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज करते हैं। किसके लिए? कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज करते हैं। और फोर्ट्रॉन तो अभी बता ही दिया आपको, फोर्ट्रॉन जो होता है वो किसके लिए यूज होता है? हम लोग आर क्यों छूट रहा है भाई, फोर्ट्रॉन जो लैंग्वेज होता है उस यूज होता है आपको साइंटिफिक पर्पस के लिए। और जो वेब पेज को डिजाइन करने के लिए होता है वहाँ HTML होता है, कोडिंग वगैरह, थोड़ा सा याद रख लीजिएगा ना। HTML जो कोडिंग होता है वो वेब पेज को डिजाइन करने के लिए होता है, तो HTML कोडिंग वहाँ पे होता है। HTTP तो एक हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स होता है ना। चलिए क्लियर है ना, तो थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन 9 आता है, व्हेन वाज द फर्स्ट मिनी कंप्यूटर बिल्ट। बोला जा रहा है कि प्रथम बार जैसे प्रथम जो मिनी कंप्यूटर था वह जैसे कब बनाया गया था। अब मिनी कंप्यूटर क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, मिनी कंप्यूटर जो होता है से माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा सा बड़ा, और जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है उससे थोड़ा सा छोटा होता है। तो याद रख लीजिएगा, यही आपका जस्ट एग्जांपल आप समझ सकते हैं। मिनी कंप्यूटर जो होता है, माइक्रो कंप्यूटर छोटा होता है, मिनी उससे बड़ा होता है, और जो मेन फ्रेम होता है वह सबसे बड़ा होता है। मैंने मेन फ्रेम कंप्यूटर का आप लोग मैं यूज बताया था कि जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कि सेंसस है, जनगणना करना है, ओके, जनगणना वगैरह करना है, बहुत लार्ज स्केल पर डेटा को इकट्ठा करके उसको प्रोसेस करना है, उस पर स्टडी वगैरह करना है, तो वहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। एक रूम का साइज भर भर के कंप्यूटर होता है, उसको मेन फ्रेम कंप्यूटर कहा जाता है। इसको थोड़ा सा जाकर सर्च कीजिएगा।
तो फर्स्ट टाइम जो मिनी कंप्यूटर था, मिनी कंप्यूटर जो फर्स्ट या मिनी कंप्यूटर की बात हो रहा है, यानी कि मिनी माइक्रो नहीं, तो मिनी कंप्यूटर जो फर्स्ट टाइम जो डेवलप किया गया था वो 1965 में डेवलप किया गया था। वो कंपनी कौन थी? वो कंपनी थी IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस IBM। अब थोड़ा सा बात कर देते हैं मिनी कंप्यूटर वगैरह के बारे में। देख लीजिएगा, जो मिनी कंप्यूटर होता है, बताया कि जो माइक्रो कंप्यूटर होता है उससे थोड़ा सा बड़ा होता है और मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है। तो यहाँ से डेस्कटॉप कंप्यूटर आप लोग जो देख रहे हैं, लैपटॉप देखते हैं, नोटबुक वगैरह जो होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है, टैबलेट वगैरह और जो स्मार्टफोन होता है, यह पूछे जाने की संभावना यही है क्योंकि स्मार्टफोन आज हाथ सबके हाथ में हो गया है, हैंड बाई हैंड यूज होता है। तो स्मार्टफोन पूछ सकते हैं किस तरह कंप्यूटर आता है, मिनी दे देगा, माइक्रो दे देगा, ओके, मेन फ्रेम दे देगा, तो ऐसे करके पूछेंगे। तो मैं स्मार्टफोन जो है मिनी कंप्यूटर का एग्जाम्पल है, इसको आप लोग याद रखिएगा। बाकी फर्स्ट टाइम जो कंप्यूटर जो है स्मार्टफोन डेवलप किया गया था, मतलब बनाया गया था किसके द्वारा? मार्टिन कूपर के द्वारा बनाया गया था ना। कंपनी कौन था? मोटरोला कंपनी थी, फर्स्ट मोबाइल फोन। ओके, चलिए, तो ये सारा हो गया। आंसर क्या हो गया? आंसर आपका हो गया 1965। इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हेन वाज द फर्स्ट इंडियन एनालॉग कंप्यूटर असेंबल्ड बाय इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ISI ऑफ कलकत्ता इन। बोला जा रहा है कि कब वो डेट था, जो बता रहा है कि प्रथम बार जो है एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, एनालॉग कंप्यूटर जो है से आप लोग को देखने को मिलेगा इंडिया में असेंबल किया गया था इंडियन स्टैटिस्टिकल जो इंस्टीट्यूट होता है कलकत्ता के द्वारा। ओके, तो कब किया गया था टाइम? 1946, 1950, 1953 और 1963। एक हिंट दूँ, वह जो था टाइम पीरियड था फर्स्ट पंचवर्षीय योजना। बताइए अब कौन हो सकता है यहाँ पर फर्स्ट पंचवर्षीय योजना, या एक ही ऑप्शन मिलेगा आपको। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। ओके, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। फर्स्ट पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड था 1951 से 56 तक। तो 53 आ गया ना। तो 53 में जो है प्रथम बार जो है इसका आप लोग यूज देखने को मिलेगा अभी। अब जो ऐसे में फालतू को नहीं बोल रहा हूँ, देखिएगा 1953 इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्या हुआ? एनालॉग कंप्यूटर अगर हम देखने को मिलेगा, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर होता है। यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे एक आप लोग को देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है कलकत्ता, उसके द्वारा से असेंबल किया गया है। यह पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर्सन का नाम आप लोग बताइए। 1953 की बात यह हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जो है असेंबल किया गया था एनालॉग कंप्यूटर। यह पर्सन कौन है? देखिए, यह पर्सन आप लोग को देखने को मिलेंगे। उनका नाम है समरेंद्र कुमार मित्रा। कौन है? समरेंद्र कुमार मित्रा हैं, जो कि ISI में 1953 में फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटर को डिजाइन किए थे। ओके, तो देख लीजिएगा यही पर्सन जो समरेंद्र कुमार मित्रा जी हैं। तो पूछेंगे तो ऐसा भी इसको बता दीजिएगा, 1953 का टाइम है। यह पर्सन कौन है बताइए जरा, यह पर्सन जो टोपी लगाए हैं कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, When was the world first laptop computer introduced in the market and by whom? अच्छा, बोला जा रहा है कि जो वर्ल्ड में प्रथम बार जो लैपटॉप कंप्यूटर था, लैपटॉप क्या होता है? लैपटॉप, लैप जिसको आप लैप में रख के ना, लैप मतलब गोद, तो गोद में रख के यूज कर सकते हो, उसमें लैपटॉप हो जाता है। तो प्रथम जो लैपटॉप कंप्यूटर था कब मार्केट में आया था और कौन जो है इसको लाया था? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा इप्सन कंपनी के द्वारा 1981 में ना। तो लैपटॉप सबसे पहले इप्सन कंपनी के द्वारा 1981 में इंट्रोड्यूस किया गया था, इसको याद रख सकते हैं। इप्सन कंपनी जापान की है ना, इप्सन कंपनी जापान के है। और जापान तो आपको पता होगा, फोगाकू क्या है? फोगाकू जो सुपर कंप्यूटर है जापान का, अभी सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है जो कि जापान का ही है। ओके, चलिए इसको याद रख सकते हैं, सुपर कंप्यूटर। ओके, फोगाकू, आंसर इप्सन हो गया 1981। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द स्मॉलेस्ट डॉट दैट कैन बी डिस्प्लेड इज कॉल्ड ऑ। आप लोग देखे होंगे कि बहुत स्मॉलेस्ट डॉट वगैरह होता है, ठीक है। क्या होता है? बहुत स्मॉलेस्ट डॉट वगैरह होता है जो कंप्यूटर पर आप लोग कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो उस स्मॉलेस्ट डॉट को आप लोग क्या बोलते हैं, जिसको आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं? रिजोल्यूशन, पिक्सेल्स, डॉट मैट्रिक्स या एलिमेंट। आप लोग इसका यूज भी किए होंगे, बहुत सारा पढ़े होंगे कि इसको कितना पिक्सल वगैरह में रखना है। तो सबसे छोटे से तो देखे जाने वाले डॉट होता है कंप्यूटर सिस्टम में। ओके, इमेज वगैरह का भी पिक्सल वगैरह होता है, तो उसको हम लोग पिक्सल वगैरह बोलते हैं, जो स्मॉलेस्ट डॉट होता है। जैसे इसको देख लीजिएगा, पिक्सल क्या होता है अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। ये छोटे छोटे जो स्क्वायर टाइप का जो दिख रहा है कंपार्टमेंट वगैरह, ये सारा जो आप लोग को देखने को मिला है एक एक पार्ट, तो ये सारा जो है आपको छोटे देखे जाने वाले आपको पिक्सल्स दिखते हैं। ओके, तो यही पिक्सल होता है इमेज वगैरह में। ओके, वो लार्ज कीजिएगा तो पिक्सल वगैरह में उसका देखा जा सकता है कंप्यूटर में किसी चीज़ को। तो पिक्सल इसका आंसर हो जाएगा। विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेमोरी फाउंड इन द मॉडर्न कंप्यूटर। देखिए, मैं जितना भी क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ यह बहुत ही ज़्यादा रिसर्च क्वेश्चन है, ठीक है। फालतू को बहुत सारी चीज़ नहीं प्रोवाइड करा रहा हूँ कहीं से भी कुछ उठा के, बहुत ही रिसर्च चीज़ है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से अंडरस्टैंड कीजिए, समझिए और इन्जॉय कीजिए। कर लो भाई हल्ला, इतना शोर मचाते हैं।
विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेमोरी फाउंड इन द मॉडर्न कंप्यूटर। बोला जा रहा है कि जो सबसे कॉमन टाइप का जो मेमोरी होता है जो मॉडर्न कंप्यूटर में आजकल देखने को मिलता है वह क्या होता है, रैम, रोम, PROM या फिर PRAM है। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, तो जो सबसे मोस्ट कॉमन टाइप का देखने को मिलता है जो मेमोरी होता है रैम होता है। क्या होता है, रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम ही एक्सेस मेमोरी यूज होता है मॉडर्न कंप्यूटर में, ठीक है। चलिए ये होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह एक क्या होता है, वोलाटाइल मेमोरी का एग्जांपल होता है। कंप्यूटर में पूछते हैं कि जो वर्तमान में आप काम कर रहे हैं तो डेटा कहाँ स्टोर रहता है, तो वह रैम होता है ना। और जैसे ही लाइट खत्म हो जाएगा रैम का डेटा उड़ जाता है। रोम तो परमानेंट वगैरह मेमोरी हो जाता है। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हेन योर कंप्यूटर स्टॉप्स वर्किंग सडनली इट इज रेफर टू एज। बोला जा रहा है कि अगर मान लेते हैं कि आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं अचानक से, ओके, तो अचानक से अगर कंप्यूटर आपका जो है से ऑफ हो जाता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पेनाल्टी, डेथ, डाई या क्रैश। डेथ और डाई, डाई का ना भाववाचक संज्ञा डेथ कर दिया है, इतना जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं तो इसको क्रैश बोला जाता है। क्या होता है, यह जो है से क्रैश बोला जाता है। अचानक से अगर कंप्यूटर बंद हो जाता है तो क्रैश हो गया, ठीक है, ये सारा हो जाता है काम। ओके समझिए ना, क्रैश, इसमें क्या बताऊं। नेक्स्ट आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर होता क्या है, एक नंबर का आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्योंकि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत हद तक चल रहा है, आपको पता होगा। ड्राइवरलेस वगैरह कार वगैरह आने की बात हो रही है, ओके, गूगल और टेस्ला वगैरह कंपनी। तो आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस होता है वो क्या होता है, वो किसका एग्जाम्पल होता है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का, थर्ड जनरेशन या फिर फिफ्थ जनरेशन। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखने को मिलता है वो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज हो रहा है। क्या हो रहा है, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब सोचिए कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है लेटेस्ट है, क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बहुत लेटेस्ट है, तो इसको कॉमन सेंस के बेसिस से भी इसको लगाया जा सकता है क्वेश्चन को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पहले बात नहीं होता था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब बात होता है कि हम लोग को जो ऐसे एक कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी चीज़ लाना है। समझ रहे हैं ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप लोग रोबोट मूवी देखे होंगे तो उसमें जो रोबोट होता है जो चिट्टी, वो एकदम ह्यूमन के जैसा सोचने लगता है, ह्यूमन जैसा सोचने लगता है, उसके अंदर फीलिंग वगैरह सब आने लगता है। तो वह सारा जो होता है ह्यूमन बीइंग जैसा अगर रिएक्ट करने लगता है तो वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाता है। फिफ्थ जनरेशन में इसका हम लोग बात करते हैं ना। फिफ्थ जनरेशन में बार बोल रहा हूँ, हम लोग ULSI यूज कर रहे हैं। किसका, ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी कि बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर का यूज कर रहे हैं, एडवांस वर्जन। ओके, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज किए थे, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में IC यूज किए थे, सॉरी क्या हुआ था, ट्रांजिस्टर, या थर्ड जनरेशन में IC, और फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर वगैरह। ओके, और माइक्रो प्रोसेसर में VLSI और फिफ्थ जनरेशन में ULSI। चलिए फिफ्थ जनरेशन थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। जो फादर ऑफ जो आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, जॉन मैकार्थी को बोला जाता है ना। जॉन मैकार्थी एक पर्सन है जिनको फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सुपर कंप्यूटर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड विथ इट्स कंट्री ऑफ डेवलपमेंट। यही क्वेश्चन है जो आप लोग थंबनेल में देखे होंगे। तो चलिए क्वेश्चन आ चुका है। तो बोला जा रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा सुपर कंप्यूटर है जो कि जिस देश में डेवलप किया गया है उसके साथ ये जैसे करेक्टली मैच नहीं है। वर्गो बोला जा रहा है इंडिया। वर्गो वगैरह सुने हैं ना, बहुत सारा राशि भी होता है, 12 तरह का वर्गो होता है, सेजिटेरियस होता है, एक्वेरियस होता है, ओके, लिब्रा होता है, पीसीएस होता है, तो अलग तरह के 12 राशि होता है। तो उसमें से एक वर्गो 12 राशि में से एक ही है, तो नाम भी दे दिया जाता है अलग अलग, आपको पता होगा। तो बोला जा रहा है कि जो वर्गो है वह इंडिया का है, तिहाने 2 चाइना का है, टाइटन USA का है, और फिर जो साइन 2 है UAE का है। तो इसमें कौन गड़बड़ है, तो देखने को मिलेगा जो गड़बड़ पार्ट है वह है ऑप्शन नंबर डी, शाहीन ऐसे करेक्टली मैच नहीं है। शाहीन UAE का नहीं है ना, शाहीन जो है आपका देखने को मिलेगा सऊदी अरबिया का है। किसका है, सऊदी अरबिया का जो है से सुपर कंप्यूटर देखने को मिलता है शाहीन 2। यहाँ पे UAE का सुपर कंप्यूटर नहीं है, तो यही ऑप्शन नंबर डी हो गया। बाकी वर्गो इंडिया का है, तिहाने 2 है, और फिर टाइटन USA का है, और शाहीन आपका सऊदी अरबिया का देखने को मिल गया। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर इसका हो जाएगा, यही करेक्टली मैच नहीं था। अब जब बात आया सुपर कंप्यूटर का, तो सुपर कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा सजेस्ट दे देते हैं। लास्ट वीडियो में दिया था, आज भी देते हैं ताकि फिर से याद हो जाए। सुपर कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करेंगे, और फिर अभी बात किया था कि जापान में जो है सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर फोगाकू है, ओके, तो उसको याद रखिएगा। अब हम लोग इंडिया में बात करते हैं। इंडिया में भी जो है से परम सिद्धि, क्या बोलते हैं, जो परम सिद्धि है, क्या है, परम सिद्धि, ये देखिएगा, परम जो सिद्धि है वो अभी फास्टेस्ट कंप्यूटर है, और इसका जो रैंक है 63rd है। क्या है, विश्व में रैंक है 63rd है, आप लोग देखने को मिलेगा परम सिद्धि का। इसको थोड़ा सा आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी एक चीज़ याद रखिएगा, जो परम 8000 था, क्या था, परम 8000, वो भारत में प्रथम सुपर कंप्यूटर था। क्या था, भारत का
प्रथम सुपर कंप्यूटर था, इसको 1991 में डेवलप किया गया था। और परम 1000 के बाद परम 10,000 भी आया था। क्या आया था? परम 10,000 आया था। अब इसको 1998 में इसको डेवलप किया गया था। दो इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन यहाँ से, तो इसको याद रखिएगा। जिस समय गूगल को फाउंड हुआ था उसी समय परम 10,000 हम लोग लाए थे। बाकी अभी जो है परम सिद्धि बता दिया 63rd पोजीशन पे देखने को मिलेगा। और कुछ कुछ याद रख लीजिएगा यहाँ से। और क्या, हाँ, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर जो इंडिया में है उनका नाम है विजय पी भाटकर ना, विजय पी भाटकर है। कभी कभी ना लास्ट वीडियो मुझे याद है कि भी हम लिख दिया था, मैंने लिख दिया था। कभी छोटे छोटे ऐसे मिस्टेक हो जाते हैं, सॉरी फॉर दैट, थोड़ा मैनेज कर लिया कीजिए ना। होता है क्या ना, रियली बताऊँ ना तो देखिए कुछ कुछ पढ़ाने बैठता हूँ तो मतलब कुछ कुछ अजीब प्रॉब्लम होने लगता है। ओके, जो कि मेरे कंट्रोल में होता नहीं है। प्लस में गर्मी इतना बढ़ जाता है ना, जब मैं वीडियो बनाता हूँ ना तो पूरा बदन जो है पसीने से तर रहता है, तो माइंड उतना वर्क नहीं करता है। थोड़ा बहुत मैनेज किया कीजिएगा। ओके, चलिए, तो क्या हो गया, विजय पी भाटकर है से फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कहे जाते हैं। ठीक है, तो यही हो गया, सारा चीज़ आप लोगों ने देख लिया होगा। या नेक्स्ट आता है डिजिटल कंप्यूटर यूज। डिजिटल कंप्यूटर्स यूज डिजिटल कंप्यूटर्स यूज अ सिस्टम टू इनकोड डेटा एंड प्रोग्राम इज कॉल्ड। बोला जाता है कि जो डिजिटल कंप्यूटर होता है, ध्यान दीजिएगा, जो डिजिटल कंप्यूटर होता है वो एक सिस्टम को इनकोड करता है, डेटा और प्रोग्राम को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ध्यान दीजिएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर, डेसिमल, बाइनरी या फिर रोम। तो उसको हम लोग बाइनरी बोलते हैं, उस सिस्टम को हम लोग बाइनरी सिस्टम बोलते हैं। और डिजिटल कंप्यूटर, ध्यान दीजिएगा, कोई भी सिस्टम को इनकोड करता है तो हमेशा बाइनरी डिजिट का यूज करता है, सिर्फ 0 और 1। किसका? 0 और 1 का यूज करता है। यह जो है लो लेवल लैंग्वेज एग्जाम्पल होता है, जिसको आप लोग मशीन लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। मशीन लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने की आवश्यकता नहीं होता है, कंप्यूटर इजी अंडरस्टैंड कर सकता है। जो इंग्लिश में कोई चीज़ लिखा हुआ है तो कंप्यूटर इंग्लिश में नहीं अंडरस्टैंड करता है। जो आप इंग्लिश में टाइप करते हैं ना, तो जो कीबोर्ड होता है, ओके, जो कीबोर्ड होता है उसको बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट कर देता है, उसको 0 और 1 में। ओके, उसके बाद वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है। कंप्यूटर जो होता है 0 1 ही अंडरस्टैंड कर सकता है, बाकी कुछ अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है। तो यही बाइनरी डिजिट का यूज करता है डिजिटल कंप्यूटर्स, इसको याद रख सकते हैं आप लोग। यहाँ से देख लीजिए, एक चीज लिखा हुआ है, डिजिटल कंप्यूटर्स एनी ऑफ क्लास ऑफ डिवाइसेस कैपेबल ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम बाय प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन इन डिस्क्रीट फॉर्म। ध्यान दीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम को अगर इसके पास दिया जाता है, ओके, किस प्रॉब्लम को, तो प्रोसेस करता है ऑपरेशन को, ओके, और सिर्फ अब क्या करता है, बाइनरी कोड का यूज करता है। और जहाँ पर आप लोग पता होगा बाइनरी डिजिट में बात आता है तो सिर्फ 2 डिजिट होता है, 0 और 1। और बाइनरी डिजिट को शॉर्ट में बीट कहा जाता है। बीट में हम लोग कंप्यूटर में किसी वर्ड को लेंथ नापते हैं, और जो बाइट होता है उसमें कंप्यूटर में किसी जो स्टोरेज का यूनिट होता है यह। ओके, इसको याद रख सकते हैं। एक क्वेश्चन होता है और इसमें लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, और मुझे लगता है मुझे कि एक इस पर कमेंट भी आया था। वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ डैश इन MS एक्सेल। MS एक्सेल देखने को मिलता है एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट डेवलप की है। MS वर्ड मतलब MS होता है, जो कहीं भी MS देखते हैं इसका मतलब माइक्रोसॉफ्ट है ना। चलिए, तो वर्कबुक देखने को मिलता है, वह किसका कलेक्शन होता है? पेज सेटअप का, बटन्स का, डायग्राम्स का, या वर्कशीट्स का? तो देख लीजिए, वर्कबुक होता है उसमें वर्कशीट्स का कलेक्शन होता है। क्या होता है? वर्कशीट्स का कलेक्शन होता है। और समझ में आ रहा है? अब समझिए थोड़ा सा, जैसे मान लेते आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा देता हूँ। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे ये जो वर्कशीट है, क्या है? वर्कशीट। तो सीट हो गया ना, बहुत सारा सीट, और सारा सीट को मैं एक बड़े सीट में डाल दिया। क्या हुआ? एक जगह सब डाल दिया, ऐसे समझिए, अंडरस्टैंड कीजिएगा। तो इसको हम लोग बुक बोलते हैं। अब ऐसे भी सोचिए कि जो बुक होता है उसमें बहुत सारा पेजेज होता है ना। सीट्स मतलब क्या होता है? सीट्स मतलब एक तरह का पेज होता है। बोलते हैं ना कि सर एक सीट चाहिए, बोलते हैं ना आप लोग, एक सीट चाहिए। सीट मतलब पेपर होता है। तो यही सारा समझ लीजिएगा कि जो बहुत सारा सीट जब मिल जाएगा तब जाके वो बुक बनेगा। तो वर्कबुक और वर्कशीट में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, इसका आंसर हो जाएगा वर्कशीट डाल दीजिएगा। वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स इन MS एक्सेल। ओके, तो इसको याद रख लीजिएगा, जैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको याद रख लीजिएगा। वर्कशीट और वर्कबुक लिखा हुआ है कि सिंगल सीट को हम लोग वर्कशीट बोलते हैं, और जो वर्कबुक होता है, जो फाइल होता है, जो इंडिफिनिट नंबर ऑफ वर्कशीट होता है, याद रख लीजिएगा। एक क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट है यहाँ से। ओके, आपका MS एक्सेल वगैरह जो जितना भी आप लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सारा जो सिलेबस में मेंशन है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह सारा। ओके, MS वर्ड, MS वगैरह जितना भी है सारा सिलेबस में मेंशन है। देख लीजिएगा, बाय डिफ़ॉल्ट, अगर डिफ़ॉल्ट देखिएगा MS एक्सेल में तो 3 वर्कशीट हमेशा से अवेलेबल होता है। अगर आप लोग को PPT बनाइए, PPT तो नहीं बोल सकते हैं, वर्कशीट में जाके जब काम कीजिएगा MS एक्सेल में, ओके, तो वहाँ पे देखिएगा तो जो वर्कशीट होगा ना, डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट 3 ही आपको देखने को मिलता है। तो इसको थोड़ा सा याद रख सकते हैं, 3 वर्कशीट होता है, और मुझे अच्छे से याद है, इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ओके, तो देख लीजिएगा। अब यहाँ पे तो ओनली 1 ही वर्कबुक वगैरह हो सकता है, सब इतना, इसको ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि केवल 3 ही जो होता है से आपको जो वर्कशीट देखने को मिलता है। ओके, एक MS एक्सेल में। ओके, याद रखिएगा।
MS एक्सेल एक तरह से बहुत सारा डेटा वगैरह प्रिपेयर करने के लिए अब इसका यूज़ करते हैं आप लोग ना। डेटा प्रेजेंटिंग एक तरह का सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो यही सारे कुछ क्वेश्चन थे। सॉरी फॉर दैट कि आप लोगों को बहुत वेट करना पड़ा होगा। कल भी मैं वीडियो नहीं डाल पाया और आज भी थोड़ा सा लेट आ रहा है। बहुत गर्मी है भाई और थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, जीवन अस्त व्यस्त हो गया है ना। तो उसमें मैं भी तो एक इंसान हूँ, कैसे मैनेज करता हूँ धीरे धीरे। चलिए कोशिश करूँगा आप लोग को मैं अपना बेस्ट देने का। यहाँ तक आते हैं तो जे जरूर लिखिएगा। बाकी थैंक यू वेरी मच। आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहिए। कष्ट होता है थोड़ा सा, तो कष्ट हो रहा है लाइफ में, समझिए कुछ अच्छा होने वाला है। तो कष्ट से आप लोग को डरना नहीं है। मैं भी कष्ट कर रहा हूँ, ओके। ऐसा नहीं था कि जो है मैं कल वीडियो नहीं लाया तो बैठा रह गया। बहुत सारा चीज़ पर मैं काम भी कर रहा था जो हमसे बन रहा था, जो कि आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगा, आप ही लोग के लिए है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहें। वंदे भारतम।